अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेम में हमारे साथ डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब हैं और हमेशा हम सर से हिस्ट्री की बातें पूछते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं अपनी हिस्ट्री को, जो हमें गलत पढ़ाई गई है स्पेशली पाकिस्तान में, उसको ठीक करने की भी कोशिश करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया। और सर हम बात करेंगे आज अफगानिस्तान की, जी, कि बहुत कहाँ बहुत से ये। शुक्रिया आरजू, बड़ी मेहरबानी। ठीक है, जितना भी मुझे मेरी जो किताब है ना, पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, हम्म। उसके अंदर मुझे जो अफगानिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन हुए उसकी बैकग्राउंड, उस पे हम्म। मैंने सारा लिखा हुआ है। और अफगान रेफ्यूजीज फिर पाकिस्तान में आए, तो हम्म। जितना उसमें है और बाद में मैं फॉलो करता रहा हूँ, आई वुड लव टू शेयर विथ यू। ठीक है, पूछिए आप। डेफिनेटली। सर बताइएगा कहाँ से ये शुरू कैसे हो गया और क्यों इतने यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स रही अफगानिस्तान की वजह से। जी। देखें, जब पाकिस्तान बनाया ना, तो अफगानिस्तान अपोज पाकिस्तान एडमिशन टू द यूनाइटेड नेशंस। हम्म। ये वाहिद मुल्क है। हम्म। हिंदुस्तान ने हमें सपोर्ट किया था, लेकिन अफगानिस्तान ने अपोज किया था। हम्म। उसकी वजह है कि डूरेंड जो लाइन है ना, जो 1893 ने 3 में सर मॉर्टिमन डूरेंड ने ड्रॉ की थी बिटवीन अफगानिस्तान एंड ब्रिटिश इंडिया, उसको अफगानिस्तान की हुकूमत नहीं थी मानती एज द इंटरनेशनल बॉर्डर। समझ गई? बिल्कुल ठीक। लेकिन पहले उन्होंने अपोज किया, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग हो गई कि अब पाकिस्तान तो गया बन। हम्म। और थोड़ा सा पहले साल में एक और भी झगड़ा रहा कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की हुकूमत जो इलेक्टेड थी उसको पाकिस्तान ने डिसमिस कर दिया विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। हम्म। और डॉक्टर खान और बाकी जो लोग हैं बाद में अरेस्ट भी हुए, और अब्दुल गफ्फार खान भी। तो वो एक लेगेसी थी, क्योंकि पार्टीशन के वक्त एक था कि आइदर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर विल जॉइन इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन एक मूवमेंट थी खुदाई खिदमतगार की कि हमें पख्तूनिस्तान भी बनाने दिया जाए। वो अंग्रेजों ने एक्सेप्ट नहीं की। और जाहिर है पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया के साथ तो बॉर्डर फिर पख्तूनिस्तान का या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का नहीं था लगता। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान में आया। उनकी हुकूमत जो थी पहले प्रो कांग्रेस थी, फिर बाद में डॉक्टर खान और बाकी जो है दे वर विलिंग टू कोऑपरेट विद पाकिस्तान, लेकिन हमारी सेंट्रल हुकूमत ने उनको डिसमिस कर दिया। उसके बाद फिर जब दो मुल्क अब कायम हो जाते हैं तो ठीक है, दे सॉर्ट आउट ईच अदर्स रिलेशनशिप। ड्यूरेंड लाइन को अफगानिस्तान ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, ये मैं मेन लाइन। और पाकिस्तान का जरा अलमिया देख लें कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने के लिए हम तैयार नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि ड्यूरेंड लाइन जो है ना वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो जाए। वो अफगानिस्तान तैयार नहीं। तो ये थोड़ी सी बैकग्राउंड है। अब हुआ ये कि 1975 में जो थी ना वहां पे रॉयल फैमिली किंग जाहिर शाह की, उसको उनके अपने कजन, क्या नाम था उनका, दाऊद खान, उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया। और दाऊद खान ने पख्तूनिस्तान इशू को दोबारा रिवाइव किया। इशू हमेशा से था लेकिन बैकग्राउंड में चला गया था। और तब उस जमाने में जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत थी, उन्होंने फिर रिस्पॉन्ड किया। और आईएसआई, सॉरी आईएसआई कह रहा हूँ, सीआईए के साथ मिलके एक इंसर्जेंसी अफगानिस्तान में तैयार करने के लिए कोऑपरेशन शुरू हुई। वो जो थे दाऊद खान की बाद में हुकूमत 1978 में वहां के अफगान कम्युनिस्टों ने गिरा दी। और उसके बाद वहां पे सोवियत रेड आर्मी रशिया की आ गई उनकी मदद के लिए। यहां से फिर चेंज होता है कि जनरल जिया इज इन पावर बाय दैट टाइम, भुट्टो इज गॉन। और जनरल जिया ने अमेरिका को कहा कि भाई ये देख लो, यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर जो है वो
अब अपसेट हो गया, रशिया हैज कम इनटू अफगानिस्तान। तो ये ना हो कि ये अब हमारी तरफ आए या व्हाटएवर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कार्टर ने कोई इतना ज्यादा जोश से उसको वेलकम नहीं किया, और जो ऑफर किया उस पे मशहूर कहावत है उसकी, जनरल जिया की, कि दिस इज पीनट्स, यानी ये मूंगफली हैं जो आप ऑफर कर रहे हैं। और मजे की बात है कि प्रेसिडेंट कार्टर जिन्होंने ये ऑफर किया था वो फार्मर भी थे, और वो पीनट्स ही उगाया करते थे अपने। तो इट वाज आल्सो मेंट इन अ डायरेक्ट मैनर, समझ गए आप। लेकिन वहां पे फिर देन प्रेसिडेंट कार्टर लॉस्ट द इलेक्शन, क्योंकि ईरान में जो वहां पे उनकी असेंबली पे अटैक हुआ, और कार्टर ने फिर मिलिट्री अटैक नहीं किया तो उनको कमजोर समझा गया। उसके बाद आ गए प्रेसिडेंट रेगन, और रेगन ने फिर जिया जनरल जिया के साथ मिलके फुल फ्लेज्ड अफगान जिहाद में हिस्सा लिया। बहुत पैसा आया पाकिस्तान में, बहुत मिलिट्री एड आई, और पाकिस्तान ने, यानी जनरल जिया के ऊपर बहुत इतराज होते हैं, लेकिन जो उनका एक स्ट्रेटजी है वो भी अप्रिशिएट करना मेरे ख्याल से लाजमी है। उन्होंने कहा कि आईएसआई और सऊदी अरेबिया से फंडिंग भी आएगी, गाइडेंस भी आएगी, लेकिन फील्ड के अंदर सारा काम हम करेंगे। तो फिर आईएसआई के जरिए इन्होंने वहां पे नेटवर्क बनाए अफगानों को, वहां से, यहाँ मैं बता रहा था 75 से अफगान जो है ना वहां से पाकिस्तान की तरफ आते गए, और उनको रेफ्यूजी के तौर पे रखा गया। और फिर जैसे जैसे वहां पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया और रशियन आर्मी आ गई, तो जो जो अफगान उसको एक्सेप्ट नहीं थे करते, उनमें से कई जो है हमारी तरफ आने शुरू हो गए। तो 2.5 मिलियन, फिर 4 मिलियन तक मेरे ख्याल अफगान पाकिस्तान में आ गए। और अर्ली 80s में फिर ये जंग हुई बड़ी घमसान की, जिसमें सारी जंग आईएसआई ने लड़ी। पैसा और सपोर्ट जो है, यानी कि कैसे कंडक्ट किया जाए, वेपन, ये सारे उधर से आते थे, अमेरिका से और सऊदी अरेबिया से पैसा, चाइना से भी सपोर्ट आई, इजिप्ट से भी सपोर्ट आई, और तो और कुछ लोग कहते हैं इसराइल ने भी मदद की। और वो अंग्रेज अफसर एक जमाने में अफगानिस्तान में सर्व करते रहे थे और जिंदा थे, उनको वापस बुला के उनसे गाइडेंस ली गई कि अफगानिस्तान में कैसे ये काम करना है, क्योंकि अमेरिकन का तो अपना एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन हुआ ये कि बेतहाशा अफगान जो है ना उस दौरान पाकिस्तान में आ गए। उनको फिर फंडिंग भी आई अमेरिका की तरफ से और बाकी मुल्कों से भी आई, और उनको यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम में पॉलिटिकल ह्यूमैनिटेरियन रेफ्यूजीज का दर्जा भी मिला। जब वो दर्जा मिल जाता है तो उनको फिर इकोनॉमिक एड भी मिलती है ऐसे मुल्कों को जो उनको अपने सरजमीन पे उन्हें रखते हैं। अब हुआ ये कि जब 9/11 हुआ है तो प्रेशर फिर पाकिस्तान पे आया कि ये अफगान के साथ जो आप कर रहे हैं, इससे तो सारी दुनिया में अलकायदा ने ये टेररिज्म कर दिया हमारे पे। तो पाकिस्तान के ऊपर जब फिर अमेरिका ने जोर डाला तो इन्होंने वापस भेजने शुरू कर दिए, और शायद आधे से ज्यादा अफगान जो हैं वो वापस चले गए। और अब जो मुझे परसेंटेज पता लगती है, अबाउट लेस देन 2 मिलियन जो हैं वो पाकिस्तान में ही हैं। उनके पास पॉलिटिकल रेफ्यूजी का स्टेटस 2017 से हल विड्रॉ कर लिया गया, और कोशिश यही है कि वो वापस चले जाएं। लेकिन इमरान खान ने आके कहा कि हम उन लोगों को पाकिस्तान सिटीजनशिप दे देंगे, जो आज तक दी नहीं गई। लेकिन इस दौरान जो अप टू 2 मिलियन अफगान हैं, उसमें से 60% खैबर पख्तूनख्वा में है, और उसके बाद बलूचिस्तान में है, क्वेटा में बहुत ज़्यादा है वो। कोई 9 to 10% वो पंजाब में आ गए हैं शायद, इतना ही परसेंटेज कराची में है।
तो सर इस्लामाबाद में भी बहुत है। मुझे याद है कि कुछ सालों पहले तक जो है वो इस्लामाबाद में इतने ज्यादा अपार्टमेंट्स वगैरह नहीं होते थे, कम होते थे, और वहां पर यही कहा जाता था कि ये अफगानी ज्यादा अपार्टमेंट्स ले लेते हैं हाँ और जी, इनकी फैमिलीज होती हैं बड़ी बड़ी। और मार्केट्स में अगर अभी भी आप जाएं तो बहुत सी शॉप्स आपको ऐसी मिलेंगी, समझे जैसे आधी मार्केट अफगानियों की है। हर चीज अच्छा, की, कारपेट है, ये है, वो है, बहुत ज्यादा है। यही लाहौर शहर जो था ना, मैं अंदरून शहर की बात कर रहा हूँ, शहर के बाहर की बात नहीं, हम्म, वो सारा अफगान के पास है अब। और वहां पे एक तो था मशहूर हीरा मंडी शाही मोहल्ला जिसे कहते थे, हम्म, जहाँ पे जनरल जिया ने वो बंद करा दिया, म्यूजिक डांस ये वो सारा हम्म, कुछ हम्म, इस्लामिक पार्टी के चक्कर में। हम्म, वहां पे अब ये सारे जूतियां बनाते हैं और ये सारा हम्म, अफगान के पास ही है। मैं गया था एक दफा रौनक देखने के लिए, और वहां पे अफसुर्दगी मुझे नजर आई, कुछ ना म्यूजिक, कोई खुशी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा था। और वो ये सारे अफगान ही हैं वहां पे। तो लाहौर शहर में भी उनका कब्जा है अब, घर घर उन्होंने खरीद लिए हुए हैं। तो पाकिस्तान को ठीक ठाक इनके कल्चर को अ, ये एक थ्रेट भी है। वहां पे जो अंदरून शहर के अंदर एक शिया माइनॉरिटी रहती थी, वो ज्यादा डर के अब रहती है, क्योंकि ये अफगान जो है ये खूनखार किस्म के, वो सुन्नी एक्सट्रीमिज्म का भी इन पे असर है। वरना उससे पहले अमन से लोग रहते थे। तो ये कई मुसीबतें साथ साथ आई हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहिए कि अफगान जो है ना, जफाकश, वेरी हार्ड वर्किंग, उन्होंने आके यहाँ पे बहुत मेहनत भी की है, गुंडागर्दी भी फिर करनी पड़ती है अपने आप को बसाने के लिए। यानी कराची के अंदर MQM को कोई नहीं तोड़ सका, सिंधी भी नहीं कर सके। ये पख्तूनों ने आके, अफगानों ने आके उनको पंजाबी में कहते हैं नथ डाली है, उनको चुप कराया। तो ये भी उनकी क्वालिटीज हैं, क्योंकि वो बेसिकली पहाड़ों के रहने वाले हैं। शुरू से उनके कल्चर में आर्म्स कैरी करना जो है ना, वो उनका एक है। तो सर अगर उन ड्रेस का हिस्सा है, उनके ड्रेस का हिस्सा है। कभी आप कोई शादी वगैरह की पिक्चर्स देखें तो वो दूल्हे को उन्होंने गन्स पहनाई होती हैं, वो एक ज्वेलरी के तौर पे यूज करते हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं पता, ये आप बेहतर जानती हैं, क्योंकि मैंने तो पाकिस्तान बड़ी देर पहले ही छोड़ दिया हुआ है। जाता हूँ, लेकिन जब मैं जाता हूँ तो और कामों में इन्वॉल्व होता हूँ। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है आपकी जो बता रही हैं बात। तो इस किस्म की चीजें हैं हमारे। मैं म्यूजिक सीखता था जब मैं पाकिस्तान में था ना, मेरा ख्याल था यार हारमोनियम सीख लूं। वालिद साहब ने तो सीखने नहीं दिया। तो मेरे जो उस्ताद थे वो आया करते थे। तो एक दिन आए तो वो रोने लग पड़े। मैंने कहा क्या हुआ है? वो कहते हैं जी हम ये लाहौर के कृष्ण नगर में रहते हैं। तो हम रहते हैं चौथी मंजिल पे। तीसरी, दूसरी और पहली मंजिल, ग्राउंड की मंजिल जो है, ये हम्म, मौलवियों ने ले ली हुई है, पख्तून। और ये वहाँ पे सुबह से शाम को कुरान क्लासेस होती हैं। पहले बच्चियां आ जाती हैं, फिर लड़के आ जाते हैं, फिर लोग दुकानें बंद करके आ जाते हैं। तो उनकी बहुत इनकम होती है। वो कहते हैं हमारी भांजी की थी शादी, और ये तो है ही म्यूजिशियन ना। तो उन्होंने थोड़ी सी ढोलकी ढोलकी की, तो ये नीचे से आ गए और उनको गालियां दी कि इस्लाम में म्यूजिक बंद है, ये है, क्या करता है ये वो। तो उन्होंने कहा जी साढ़े घर आके सानू ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ खुशियां ने वो ले ਲਈਆਂ ने साढ़े ਕੋਲੋਂ। तो ये हो रहा है। और कई लोग कहते हैं लाहौर गया अब ये पठानों के हाथ आ गया है। तो आप बता रही हैं इस्लामाबाद में भी इनका है। तो ये तो क्यों है तो। सर, पठान तो सर तलवारें ले लेके डांस, खटक डांस और क्या क्या होता है। ऐसा नहीं कि पठान कहते हो कि म्यूजिक हराम है या कुछ। वो अपना जो भी करते हैं वो ठीक है, लेकिन जो इनके मौलवी हैं ना, वो बड़े कट्टर है। सर जाहिर मौलवी है। तो किसी भी जात का हो, मौलवी मौलवी वो मौलवी ही होता है। मैं मानता हूँ, मेरा मतलब है कि उनके साथ ही आए हैं तो इनका जरा दबदबा ज्यादा है। हम्म, वरना पख्तूनों में म्यूजिक का बड़ा शौक है। मसलन सैगल को सबसे अच्छा आज के दौर में कोई गाते हैं तो एक अफगान है। उनके कई दफा मैंने लगाए हैं, पता ही नहीं लगता कि ये KL सहगल गा रहे हैं कि अफगान गा रहे हैं। और तलत महमूद जो थे वो अफगान ओरिजिन के थे। दिलीप कुमार, राज कपूर, ये सारे अफगान हैं, पठान हैं। तो इनमें वो नफासत भी बड़ी है, आर्टिस्टिक क्वालिटी भी बड़ी है। मैं वो
कोई जनरलाइज मैं इनको स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं कि ये क्योंकि जिहाद की हुआ सो कॉल्ड, तो उसके अंदर तो फिर मिलिटेंसी सिखाई गई ना। हालांकि अब्दुल गफ्फार खान ने जो एक बहुत बड़ा उनका कमाल था, एक पीसफुल रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश रूल उन्होंने कायम किया और साबित किया। तो जिहाद का ये सारा सबक जो है ये तो हमारी आईएसआई ने और मिलिट्री ने मिलकर उनको सिखाया, और पैसा अमेरिका से आया, गाइडेंस आई, और सऊदी पैसा आया और बाकी मुल्कों का आया। तो किसी लोगों को अगर आप ये सिखा दें और उनकी ट्रेडिशन में भी ये हो, तो फिर तो वो बड़ा एक पावरफुल फोर्स बन जाते हैं ना, ये बात है। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर अब उसके बाद जो है कहा गया कि जी टेररिज्म जो हो रही है वो भी अफगानिस्तान की साइड से हो रही है, जो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, सुसाइडल बॉम्बर्स आ रहे हैं, वो भी अफगानिस्तान से आ रहे हैं। तो इस चीज पे तो पाकिस्तान मुसलसल फंसता ही चला गया अफगानिस्तान की तरफ से, और अभी भी सब कुछ करने के बाद भी जब आंखें दिखाने की बारी आती है, सबसे पहले पाकिस्तान को आंखें दिखा देता है अफगानिस्तान। देखें, पाकिस्तान की द ओनली टाइम कोई फ्रेंडली हुकूमत थी तो वो तब थी जब तालिबान आए थे पावर में, काबुल में। उन्होंने भी पाकिस्तान की पूरी मदद ली, लेकिन ड्यूरेंट लाइन को वो भी नहीं माने। तो अफगान जो है वो नेशनलिस्ट भी हैं अपने मुल्क के मुतालिक। ये हमें बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारे अंदर बेवकूफ़ी की हद नहीं है। हम उनको अपना हीरो बना रहे थे, वो भी नहीं माने कि ड्यूरेंट लाइन को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हालांकि उनको सिर्फ पाकिस्तान ने और शायद सऊदी अरेबिया ने और शायद ये वो क्या कहते हैं यूएई वालों ने एक्सेप्ट किया था। बाकी किसी दुनिया ने तालिबान हुकूमत को नहीं माना। हमने तो मान लिया था। हम ये नहीं मनवा सके कि ड्यूरेंट लाइन अब हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो हमारी जो है ना लैक ऑफ थिंकिंग में बार बार कह के, तो शायद वो क्या कहते हैं ओवर किल नहीं करना चाहिए। ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वी हैव नो आइडिया कि एक स्टेट तो हमने बना ली है, अब उसको अपने इंटरेस्ट में कैसे रन करना है। तो आप जो बता रही हैं कि अब इस्लामाबाद में है, वो लाहौर में भी अब हो रहा है और कराची में तो हो चुका हुआ है। तो बस ठीक है, अब ऐसे ही चलेगा। टेररिज्म की आप बात कर रही थी, ठीक है, हमारे यहाँ से टेररिज्म अफगानिस्तान में कई दफा हुई है। वो जो है तालिबान और वो उनके जो लोग हैं वो हमारे यहाँ भी आके कर देते हैं। नेटवर्क्स तो बन चुके हुए हैं ना। जो एंटी पाकिस्तान तालिबान है उनके नेटवर्क भी पाकिस्तान के हर जगह पे मौजूद हैं, और जो प्रो पाकिस्तान नेटवर्क हैं वो अफगानिस्तान तक रीच करते हैं। तो ये एक दूसरे के खिलाफ जो है ये टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान का तो मुझे पता नहीं है, हमें तो नुकसान ही नुकसान है ना। और हम वहां पे ये यूं करते हैं कि वहां पे इंडिया भी इन्वॉल्व है। अब ये जो इंडिया फिक्सेशन है ना, ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। जब हम ये सॉर्ट आउट कर लेंगे तो अफगानिस्तान के साथ भी शायद नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप हो। पाकिस्तान रियल और इमेजिन्ड एग्जिस्टेंसलेस थ्रेट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज इंडिया। क्या इंडिया है ऐसा थ्रेट या नहीं है, मैं कोई हतमी फैसला नहीं देना चाहता, लेकिन मुझे इतनी समझ है कि वो भी समझते हैं कि पाकिस्तान इज देयर टू स्टे। हाँ, हमारे लिए मुसीबत ना खड़े करें। तो कश्मीर में हमने मुजाहिदीन भेजे थे और बॉम्बे में ब्लास्ट हुआ है, ये वो अगर होगा तो दे विल कम बैक ऑन इन और उसमें सीधा सीधा सर हमारा हाथ था, वो तो सब सबूत के साथ सामने आ सब चुका हमें है। पता है, सारे सबूत हैं। हाँ आज तो जो हमने उनका पायलट गिराया था अभिनंदन या क्या नाम है, आई जी वॉज वेरी प्लीज। उसने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान में कोई ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह नहीं है, आप दोनों अमन से रहें। ये कितना खूबसूरत पॉइंट ऑफ व्यू है। और उसने तारीफ की पाकिस्तान आर्मी की, ये बड़ी जो क्या कहते हैं, इन्होंने मुझे अच्छा सलूक मेरे साथ किया। और ये वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है जो बीजेपी का है या आरएसएस है। ये एक, मैं समझता हूँ, एक अफसर है हिंदुस्तान का, अपने मुल्क के लिए जब लड़ रहा है तो उसने वही करना है जो उनको इंस्ट्रक्शन है। लेकिन उसकी अपनी राय पाकिस्तान के मुतालिक नेगेटिव नहीं है। और उसका आज का बयान जो है कि ये दो मुल्क मिलके क्यों नहीं अपनी पीसफुली रहते हैं,
तो मैं तो क्योंकि उसके सर बाद ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो होती हैं, जी ये इनका ये चूरन बेचना होता है ना, इन्होंने ये अपना चूरन कैसे बिकेगा। लेकिन वे- सर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कहा जाता है नुकसान ज़िया-उल-हक ने पहुंचाया। अफगानिस्तान से अफगानी भी ज़िया-उल-हक ने लेकर आया। उसके बाद यहाँ पे एक वो मुल्ला माफिया भी ज़िया-उल-हक ठीक की ही पैदावार है। है। तो क्या समझते हैं, आपके 11 साल रहा, लेकिन मेरे फादर कहते थे कि जो भी गवर्नमेंट आई, चाहे फौजी ही सही, कुछ ना कुछ करके गई। लेकिन ज़िया-उल हक एक वाहिद है कि वो 11 साल रह के उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ तबाही दी हमको। तबाही वाली स्टोरी तो अपनी जगह दुरुस्त है, हम्म, लेकिन एक बात उसने की जो बाकी हुकूमतें नहीं कर सकी। अब मुझे तो आपने एनालिसिस के लिए बुलाया है ना। हम्म, अमेरिका को उसने कहा कि यहाँ पे जो होगी ना अफगानिस्तान के अंदर, उसमें तुम्हारी कोई इन्वॉल्वमेंट फिजिकल नहीं हो सकती, हम कंडक्ट करेंगे आईएसए के जरिए। और साथ साथ जो पाकिस्तान के ऊपर अमेरिकन कांग्रेस ने वो बंदिशें लगाई हुई थी ना न्यूक्लियर हमारे प्रोग्राम पे, उसने कहा कि अगर जंग हमारी हमने लड़नी है तुम्हारी, तो कीप योर आइज अवे फ्रॉम आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम। और रेगन को करना पड़ा, और उसी दौरान इन्होंने अपनी जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डेवलप किया। तो यानी राइट और रॉन्ग, जिया की सारी जो बातें हैं वो दुरुस्त हैं, हालांकि उसकी ग्राउंड भी पहले तैयार हो चुकी थी। शराब खाने बंद करना, रेसिंग कोर्सेज बंद करना, छुट्टी जुम्मे की करना, और आर्मी के मैसेज को ड्राइव डिक्लेयर करना कि वहां पे ड्रिंक ड्रुंक नहीं होगा, डांस बंद करवाना, ये तो भुट्टो साहब करके गए। और अहमदियों को गैर मुस्लिम भी उसी उसी दौर में करार दिया। तो बैकग्राउंड तो पहले से तैयार हो चुकी थी। जिया कैपिटलाइज्ड ऑन इट क्योंकि उसके पास और कोई प्रोग्राम नहीं था। उसने इस्लाम का सहारा लिया, जो पहले भी ये सब लेते रहे हैं। उसने जब लिया तो वो तो मौलवी जैन का भी था ना, उसने वो पूरा करके दिखा दिया, इतना फर्क है। लेकिन उसने आपको न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, ये उसका कमाल भी है कि उसने अमेरिकन प्रेशर को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर भुट्टो साहब होते तो क्या वो कर लेते, आई डोंट नो। लेकिन जिया के दौर में तो हुआ ना कि यू गॉट योर ओन न्यूक्लियर वेपन। मैं न्यूक्लियर वेपन्स के हक में नहीं हूं, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट जो उसके खिलाफ बोलते हैं उनको ये भी तो कहना चाहिए ना कि उसके दौरान अमेरिकन प्रेशर को ही केप्ट इट ऑन द साइड कि हम सर आपकी वो जंग तो आपकी सर वो जंग तो भुट्टो सर वो तो भुट्टो साहब ने भी कहा था हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। फिर घास ही खा रहे हैं वैसे आजकल हम लोग। लेकिन बात यह है कि भुट्टो साहब की फिर छुट्टी भी तो हो गई ना, जिया के जरिए वो करवा तो नहीं सके। उन्होंने जंग तो, एक्चुअल जंग तो जिया नहीं लड़ी है ना। अफगान जिहाद जो हुआ है, सो कॉल्ड मैं कहता हूँ, पैसा लेके उन्होंने लड़ी है। उसमें टोटल पाकिस्तान की सोसाइटी में करप्शन बहुत हुई। जिया के दौर में टेररिज्म सेक्टेरियन नहीं हुई, उसके बाद शुरू हो गया सारा। तो दुरुस्त है ये, एक्सट्रीमिज्म का सारे जो बीज हैं ये जिया के दौर में आए हैं, मैं उसे डिफेंड नहीं कर रहा। लेकिन जो उसने साथ साथ पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को बचाया भी फ्रॉम अमेरिकन प्रेशर, उसका जिक्र भी होना चाहिए। नॉट दैट आई एम इन फेवर न्यूक्लियर वेपन्स, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट वो बात यह है कि अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन होगा तो पाकिस्तान कोशिश करेगा कि वो भी एक्वायर कर ले, और इंडिया करेगा अगर चाइना के पास होगा। तो ये तो इस तरह स्टोरी चल रही है ना। व्हाट आई एम सही। सेइंग, he got you the weapon which is not good, which is self destructive, but that must be granted to him कि उसने तो कोई सर नहीं आज किया। हाँ, सर आज के अफगानिस्तान को आप कहाँ देखते हैं, क्या फ्यूचर क्या है अफगानिस्तान का? पाकिस्तान देखिए, अफगानिस्तान का फ्यूचर तो तभी है कि वहां पे अमन कायम हो, और वहां पे किसी ना किसी किस्म की सिविल हुकूमत आ जाए, जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं अफगानिस्तान में, अब उनको पता नहीं तालिबान को किस तरह इंक्लूड किया जाए, क्योंकि कई दफा बातें हुई हैं, साथ में वो वहां बम भी चला देते हैं। तो उनको किसी तरीके से इनकैपेसिटेट किया जाना चाहिए, और वो तभी हो सकता है कि अगर पाकिस्तान से उनके सप्लाई रूट बंद हों। अफगानिस्तान में पीस होगा तो पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तान में पीस, अगर ये पीस की तरफ जाते हैं तो इनको खुद ही अफगानिस्तान में खत्म करना पड़ेगा। इंडियन कश्मीर में तो हमको
मजबूरन करना पड़ा है ना, तो हमारी इन्वॉल्वमेंट अपने मुल्क के लिए होनी चाहिए। डिफेंड योर कंट्री एज बेस्ट एज यू कैन। कोई बाहर से आके यहाँ पे कोई ऐसी हरकत ना करे, इसके मैं टोटल हक में हूं। I think there is a Pakistan and Pakistan has a right to stay because 220 million people is a very, very large number of human beings assembled in one state order. इसको एक ह्यूमेन केयरिंग स्टेट बनाना, ये तो अब हमारी इलीट का काम है ना, जो बहुत करप्ट है। आप भी जानती हो और मैं भी जानता हूं कि ठीक है, पॉलिटिशियंस की करप्शन का भी जिक्र है, लेकिन बहुत सी हमारी नेचुरल जो है नेशनल रिसोर्सेज, वो तो ये डिफेंस के नाम पे हमसे ले लिए जाते हैं। और ये देखे ना, आप बता रही थी लास्ट टाइम के रेप विक्टिम को ये 25,000 रुपया देना पड़ेगा। मैं इसको इतना स्ट्रांगली कंडेम करना चाहता हूँ, गाली दिए बगैर। इससे ज्यादा बदतमीजी क्या हो सकती है? ये जो करना शुरू कर दिया इन्होंने, ये कोई बात है करने वाली? और इंडिया के साथ दोस्ती तुम्हें करनी पड़ेगी, नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। कश्मीर को भी अगर आपने एक नॉर्मलाइज करना है तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर मानना पड़ेगा, लेकिन उस बॉर्डर को फिर खोलना पड़ेगा, जो कि तकरीबन एग्री हो गया हुआ था। हमारी तरफ से भी एग्रीमेंट थी, हमारी मिलिट्री की तरफ से भी। वो जो था ना कसूरी प्लान, एक्चुअली मुशर्रफ स्टार्टेड दैट आर्ग्यूमेंट, और खुर्शीद महमूद कसूरी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, वो तैयार हो गया था। और उनकी इतनी मोटी किताब है, वो पढ़ के देख लें। एवरीबॉडी वाज एग्रीड। हुआ ये कि वो लॉयर्स मूवमेंट आई और मुशर्रफ फेल, एंड व्हेन मुशर्रफ फेल तो मनमोहन सिंह के साथ जो सिग्नेचर्स होने थे वो नहीं हुए। अब इंडिया ने जो किया है वो ये किया है कि उनकी इंटरनल एक प्रॉब्लम थी कि कश्मीर का क्या स्टेटस है। आई एम नॉट डिफेंडिंग देम, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। उन्होंने कहा कि यार ये बकवास है। उनकी प्रैक्टिकली तो आपने जो होती थी वो ऑटोनमी, वो अंडरमाइन करते गए हैं। ये लॉ बना के अब हम उसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। दे आर पार्ट ऑफ इंडिया। इस पे हमारी इतराज है, और वो इतराज ठीक है, आपका है, लेकिन वो टेरिटरी उनके कंट्रोल में है। उनसे वो कंट्रोल, आप समझते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस आपको चेंज करवा लेगी। इट्स अ पेपर टाइगर। यूएन के अंदर तो वहां पे उन्होंने कोफी अनान जो जनरल सेक्रेटरी थे बता दिया था कि द कश्मीर इशू डजंट बिलोंग टू दैट चैप्टर व्हिच रिक्वायर्स द सिक्योरिटी काउंसिल टू एक्ट। इट रिक्वायर्स द पार्टीज टू द डिस्प्यूट टू वॉलंटरली फाइंड अ सोल्यूशन। और अब अमेरिका का जो आज या कल का डॉन में है कि वी एनकरेज इंडिया एंड पाकिस्तान टू पीसफुली रिजॉल्व, वो वही बात कर रहे हैं जो 70 साल से करते रहे हैं कि आप डायलॉग के जरिए रिजॉल्व करें। तो डायलॉग के जरिए रिजॉल्व मुझे जो नजर आता है कि हमारा कश्मीर हमारा, उनका कश्मीर उनका। देयर इज नो अदर पीसफुल। होना तो यही चाहिए सर, होना तो यही चाहिए। क्वेश्चन और कोई नहीं है। जंग लड़ के आपने कश्मीर में से क्या लिया अभी तक? अपना सत्यानाश कर लिया है। ठीक है, वहां पे भी खून आपने बहाया बहुत इंडियन कश्मीर में, तो उसका असर फिर जो वहां के लोकल कश्मीरी मुसलमान हैं उन पे इंडियन स्टेट की जो है रिप्रेशन, वो उन पे आई है। इंच तो एक भी आप नहीं ले सके उनसे। क्यों सर इन्हें? होना तो ये चाहिए ना, खुद भी सुकून से रहें, दूसरे को भी आराम से रहने दें। मैंने तो अभी मैं बात जान के नहीं करना चाहता, मैंने एस्टेब्लिश कर दिया है। बल्कि अभी 2 दिन पहले या नो यस्टरडे वहां के एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं जिन्होंने मेरा इंटरव्यू किया है। इंडिया की एक है वो क्या नाम है उसका यार, यूनाइटेड 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 समथिंग टू डू विद द आर्मी, ये सर्विसेज, यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन, उसके वो डायरेक्टर हैं। ही इज अ रिसर्चर। उन्होंने मेरी किताब पढ़ी और बहुत मुनासिब इंटरव्यू मैंने उन्हें दिया है। तो उसमें भी ये ही बात हो रही थी जो आप और मैं कर रहे हैं कि ये इस तरह रिजॉल्व होगा
और आज नहीं तो कल ये बात आपको माननी पड़ेगी। हाँ, उसमें जो बात बताने वाली थी, और मेरी किताब के अंदर विद प्रूफ मैंने कहा है कि दिसंबर 1947 में सरदार पटेल जो वहां के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने मैसेज भेजा पाकिस्तान को कि आप कश्मीर रखें लेकिन हमें तंग ना करें अब हैदराबाद दक्कन पे। और चौधरी मोहम्मद अली जो बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, और जो खबरें हैं कि हर शाम को कायदे आजम उनको बुला लेते थे क्योंकि ही वॉज हेड ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, और उनसे सुनते थे दिन का जो इवेंट्स हुए हैं। सो ही वॉज अ वेरी क्लोज कॉन्फिडेंट ऑफ कायदे आजम। वो कहते हैं, उनकी मैंने वर्डिंग कोट की है, उसे कहते हैं वर्बैटम एक्चुअल वर्ड्स, कि ही सेज आई वेंट टू मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम and told him about the Indian offer, but Mr. Jinnah did not seem to be interested. Jinnah, the great technician, seemed to be aiming for some higher stakes. अब मेरे ख्याल से वो हायर स्टेक्स क्या होंगी, उनका ख्याल था कश्मीर तो है ही मुसलमान मेजॉरिटी, तो ये तो हमारे साथ आ ही जाएगा, तो हैदराबाद में भी हम क्यों ना इंडिया को तंग करें। इसके ऊपर एजी नूरानी साहब जो इंडियन बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनकी किताब है कि जिन्ना ने सत्यानाश किया हैदराबाद का बाई एनकरेजिंग देम कि आप आज़ादी अपनी डिक्लेयर करते हैं। आप कैसे आज़ाद हो सकते हैं जब आपके साथ कोई सी वाला वो कोस्ट भी नहीं है, एंड यू आर सराउंडेड बाय इंडिया ऑन ऑल साइड्स। तो हमारी उन हरकतों से कश्मीर भी गया और हैदराबाद तो गया ही गया। हम कभी क्रिटिकल अपना नहीं ना होते। हाँ यानी बिल्कुल मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी कोई गलती नहीं की होगी अपनी पॉलिटिकल में, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल। हम तो ये लेकिन वो कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता, हम कोई मानने को तैयार ये नहीं होता। जानते हैं कि रसूल अल्लाह ने कई दफा ऐसे असहाबा से राय ली जिसमें वो खुद समझते थे उनकी इंफॉर्मेशन शायद इतनी ही है। तो अगर वो हो सकता है तो वो इसलिए ही हो सकता है ना कि वरना आप गलती कर सकते हैं। तो क्या गलती अपना मोहम्मद अली जिन्ना से नहीं हो सकती? ये तो इंसान ही थे ना, इंसान थे, इंसान से गलती होती है। हाँ, बिल्कुल। और ये गलती मिस कैलकुलेशन हो सकती है, अपनी तरफ से कैलकुलेशन होगी कि कश्मीर तो आ ही आएगा, तो हैदराबाद को भी हम क्यों ना करें, बट इट प्रूव टू बी रॉन्ग हिस्टोरिकली। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ, लेकिन आप इसको छुपा नहीं सकते कि जो बात हमें पसंद नहीं वो हमने करनी नहीं, तो बाकी हमने सब बातें करनी है, वो चलती नहीं है बात। वो जो हमारे यहाँ बोला जाता है ना, मीठा मीठा हाफ हाफ, कड़वा कड़वा थू थू, वो वाली बात हाँ, हो जाती है हमारा। वो बिल्कुल। वो या कहते हैं गॉसिप लेवल पे तो ठीक है, स्कॉलरली लेवल पे वो नहीं चलती। बिल्कुल मैंने सही। पकड़ा है बड़े सालों के बाद, मैं ना पकड़ता तो आप पकड़ लेती, जो भी उस तरफ रुख करता उसको समझ आ जाती। बाई चांस हिस्ट्री हैज चोजन मी टू ब्रिंग दीज थिंग्स टुगेदर, क्योंकि इतने सालों से ना पाकिस्तानी स्कॉलर ये कर सके हैं ना इंडियन कर सके हैं। लेकिन मैंने बिल्कुल। मोहम्मद अली जिन्ना को जिस तरह स्टडी की है, उनकी हर स्टेज को एग्जॉस्टिवली की है और पूरी तारीफ के साथ की है, और जो उनसे गलती हुई है उनका भी साथ साथ जिक्र किया। हमारे यहाँ सिर्फ तारीफ है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। मैं समझता हूँ ये नॉनसेंस है। वहां पे गांधी और क्या कहते हैं नेहरू की सुबह शाम वो क्रिटिसिज्म करते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल दे वर ह्यूमन बीइंग्स, और उनकी बहुत बहुत गलती है। क्विट इंडिया मूवमेंट अगर वो ना शुरू करते तो शायद पाकिस्तान की स्टोरी आगे ना चलती। तो वहां पे तो वो इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। हम क्यों नहीं अपनी सेल्फ क्रिटिसिज्म कर सकते? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए सर। जो आप बात करना चाहती हैं कि अब और आइंदा क्या तरीका है आगे बढ़ने का, तो वो यही है, माइंड योर ओन बिजनेस, टेक केयर ऑफ योर ओन पीपल। इंडिया के साथ अपने जो बॉर्डर्स हैं, अगर आप चाहते हैं ड्यूरेंट लाइन इंटरनेशनल बॉर्डर हो जाए, तो अप्लाई द सेम ऑन द बॉर्डर विथ इंडिया, उसको भी इंटरनेशनल बॉर्डर कर लो। होता ये है कि जब स्टेट्स का इंटरनेशनल बॉर्डर हो जाता है ना, तो उनकी इनसिक्योरिटी खत्म हो जाती है और उसके बाद वो कोऑपरेट भी कर सकती हैं। लेकिन अगर बॉर्डर्स पे झगड़ा चलता रहे तो कभी कोई स्टेबल पीस नहीं हो सकती। ये क्यों इन्हें अकल नहीं आती? और सबसे बड़ी बात ये कि ये हर जगह चौधरी बनना छोड़ दें, तब हाँ, शायद इनको कोई अकल है। हर जगह चौधरी बन रहे होते हैं कि मैंने हम बताया ये है, और हम वो।
वो देखिए ना, ये इस्लामोफोबिया का हमें शौक चढ़ गया बहुत। मैंने उस पर भी बात की है कि मैं यूरोप में 47 years एंड आई एम इन द 48th year नाउ। यहाँ पे कोई ऐसी नफरत नहीं थी, वेलकम लोग करते थे और सारा कुछ ठीक था। ये तो जब हमारे यहाँ वो ये ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया झगड़ा शुरू हुआ, तो दोनों ने अपने अपने सेक्टेरियन मलेशियास को किया, तो वहां पे फिर टेररिज्म भी एक दूसरे से हुई। उसके बाद यूरोप के अंदर एक 9/11 के बाद खास तौर पे एक डर पैदा हुआ कि ये मुसलमान हमारे सिस्टम को ही ना तबाह कर दे। आफ्टर ऑल उन्होंने कई सदियों के बाद जमहूरियत लाए हैं, उन्होंने अपनी फ्रीडम्स कायम की हैं, वो आपके डर से तो नहीं ना जाने देंगे अपनी फ्रीडम्स ट्रू। को। और वहां पे हम आके सेटल हुए हैं ना, तो जहां आप जाके सेटल होते हैं वहां पे आप अपनी चुतराहट तो नहीं ना चला सकते। बिल्कुल सही। ये अगर हमें समझ आ जाए, मैं अगर ये बातें करता हूँ तो मैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स हु आर सेटल्ड इन यूरोप भी कहता हूँ ना, क्योंकि अगर उनका रिएक्शन होगा तो हमारे पास तो फिर कोई जगह ही नहीं होगी टिकने के लिए, भागना पड़ेगा दोबारा वापस। तो नहीं, हमारे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ पे सर मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपका कि आपने ज्वाइन किया, और आई होप कि जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। वैसे तो आपने कहा कि 2 वीक्स आप बिजी हैं, तो बिल्कुल उस 2 वीक्स के बाद आई विल कांटेक्ट यू। थैंक यू थैंक यू जी, सो ऑल मच। द बेस्ट, टेक केयर थैंक एंड यू, लेट्स थैंक यू। होप a great future for Afghanistan, Pakistan and India as good neighbors. बस एग्जैक्टली। थैंक आगे। यू सो मच सर, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू वेरी मच।